आप सभी का स्टडी गोपीएस पे स्वागत है। तो जो सिंधु सभ्यता वाला पार्ट था वो क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता तो रोक दिया गया था। अभी यहाँ से ये पूरा सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लगभग जो है 90 के करीब क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए, रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग जो हैं चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। मतलब चावल की खेती भी करते थे, बाजरा की और ज्वार की खेती करते थे। तो ये साक्ष्य आपके कहाँ से मिले हैं? रंगपुर गुजरात, जो कि आपके सौराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदियाँ। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो देखिए, जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, लोथल आपकी भोगवा नदी के किनारे पड़ता है, ठीक, लोथल गुजरात में है, ठीक। रोपड़ जो कि सतलज नदी के किनारे पंजाब में पड़ता है। मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे पड़ता है, मांडा J&K जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देमाबाद आपका महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ठीक। और सुतका गेंडोर जो आपकी है वो दास्त या दासक नदी के किनारे पड़ती है। भगवानपुरा सरस्वती नदी के किनारे है, जो कि विलुप्त हो चुकी है। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे, ठीक। आलमगीर कहाँ है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और ये हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। क्या मिले हैं? मृदभांड और मनके। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। हुलास कहाँ पड़ता है? हुलास भी एक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। यहाँ से काचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौना गाड़ी मिला है, ये सब मिले हैं। सिंधु लिपि युक्त एवं ठप्पा का भी साक्ष्य यहाँ मिलता है। सिंधु लिपि युक्त और ठप्पा का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हुलास, जो कि आपका यूपी के सहारनपुर में है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है, ठीक। देसलपुर से क्या मिला है? एक रक्षा प्राचीर। तो सुतका गेंडोर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दास्त या दासक नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर कहाँ पे है? सुतका गेंडोर आपका बलूचिस्तान के दास्त या दसक नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी? ऑरेल स्टिन ने की थी, 1927 में की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है, ठीक। यहाँ से मृदभांड एवं ताम्र निर्मित बाड़ाग्र मिले हैं। यहाँ से मृदभांड मिले हैं और ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, मतलब तांबे से निर्मित बाड़ जो है मिले हैं। बाड़ समझते हैं ना, धनुष बाड़ ऐसे होता है ना, बाड़ धनुष तीर होता है ना, तो तीर मान लो, बाड़ाग्र मिले हैं। ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े भी मिले हैं, तांबे से निर्मित। तिकोने, ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? सुतका गेंडोर से प्राप्त हुए। और सुतका कोह सुतका गेंडोर के पूर्व में स्थित है, ठीक। सुतका कोह एक जगह है जो कि सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है, उसके एक पूर्व में स्थित जगह है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सुतका गेंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। बालाकोट क्या है? एक बंदरगाह है, लेकिन ये पड़ता कहाँ है? बलूचिस्तान में। अपने यहाँ जो मिला है वो लोथल है। लोथल बंदरगाह आपका गुजरात में पड़ता है और बालाकोट आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, ये भी एक बंदरगाह है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित है, मतलब बहुत सुनियोजित तरीके से नगर योजना की गई है, ठीक। रोड वगैरह, सड़कें वगैरह, घर वगैरह सब बहुत व्यवस्थित ढंग से बने हुए हैं, मतलब प्लाटिंग बहुत बढ़िया तरीके से की गई है, समझ ही सकते हैं आप लोग। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। जो भवन के निर्माण है उसमें कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया और जो नालियाँ बनाई गई हैं वो पक्की ईंटों की बनाई गई हैं। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था सीप उद्योग, ठीक। जो यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग था वो क्या था? सीप उद्योग था, बालाकोट का, ठीक। बालाकोट जो बंदरगाह है आपका, यहाँ का सबसे जो समृद्ध उद्योग है वो सीप उद्योग है। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। सीप से बनी जो चूड़ियाँ होती हैं उसके टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में पड़ता है। पूर्व हिसार का ये भाग था कभी। और वर्ष 1974 से 77 में R.S. बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सिंधु, विकसित सिंधु और उत्तर सिंधु। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं, स्टार शेप्ड में, ठीक। ऐसे ऐसे है, ठीक, ऐसे स्टार शेप्ड में जो है।
जो है स्टार शेप्ड में सड़कों को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरें, बटखरें, लाजवर्द, कर्नेलियन के मनके मिले हैं। हल्की आकृति के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक, हल्की आकृति के खिलौने, हल्की आकृति के खिलौने भी मिले हैं। तांबे के बाड़ाग्र यहाँ से भी मिले हैं। ठीक, और भगवानपुरा कहाँ पड़ता है? भगवानपुरा भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। अब हरियाणा वाला क्षेत्र ही है, कुरुक्षेत्र वगैरह तो तीर वगैरह, धनुष तीर, ये सब तो मिलेंगे, जाहिर सी बात। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई जो है कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था महाभारत का। तो जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले और आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ हैं। काले एवं सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ भी मिली हैं। कांच की मिट्टी की चित्रित भी के आदि भी मिले हैं। मांडा आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर पाए गए: प्राक सिंधु, विकसित सिंधु, उत्तरकालीन सिंधु। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे मिले हैं, हड्डी के नुकीले बाड़ाग्र मिले हैं। मतलब यहाँ जो मिले हैं बाड़ाग्र वो कौन से मिले हैं? हड्डी वाले। चर्ट ब्लेड मिले हैं। कांसे निर्मित पेचदार पिन मिली है, और कांसे की जो निर्मित होती पेचदार पिन मिली है, तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ बागपत जिले में एक बारोट तहसील है, वहाँ सनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप में 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक, जो सनौली जगह है यूपी में, जो कि आपके बागपत जिले के बरोटी तहसील में पड़ती है, बरोट तहसील में, वहाँ से 125 मानव के समाधान मिले हैं। ठीक, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। ठीक, उत्तर की तरफ उनका सर है और दक्षिण की तरफ पैर है। मिस्र की सभ्यता का विकास जो है नील नदी की द्रोणी में हुआ है। जो मिस्र की सभ्यता का विकास है कहाँ हुआ? नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है। मिस्र जो है उसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान, अगर मिस्र में नदी ही ना होती, नील नदी ना होती ना मिस्र में, तो फिर वो एकदम रेगिस्तान ही होता। तो वहाँ जो भी हरियाली हो नील नदी की वजह से है। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। जो सुमेरिया सभ्यता है वहाँ से सबसे पहले लिखने के साक्ष्य मिलते हैं। तो सबसे पहले लिखने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुमेरिया सभ्यता से। तो वहीं से सबसे पहले लिखने का कार्यक्रम चालू हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक, खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है। खुदाई से प्राप्त बहुत सारी जो है नारी की मूर्तियाँ मिली, उससे जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता क्या थी? मात्र सत्तात्मक थी। अनुमान लगाया जाता है, कन्फर्म नहीं है। सिंधु लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। मतलब शाकाहारी भी कुछ लोग थे, कुछ लोग मांसाहारी थे, जैसा कि आज भी है, और कुछ लोग सर्वाहारी होते हैं। समझी बात, वो शाकाहारी भी खाएंगे, मांसाहारी। उनके वस्त्र ऊनी तथा सूती दोनों प्रकार के होते हैं। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हसूली, करधनी आदि आभूषण भी पहने जाते थे। ठीक, और नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण भी मिलते हैं। नौसारों से कहाँ मिला है? स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सिंधु काल में पासा प्रमुख खेल था। पासा जो था वो प्रमुख खेल होता था। पासा फेंको 6 आया। समझी बात। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ था। जो सिंधु घाटी के लोग थे उनका मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं था, जौ था। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के साँचे मिलते हैं। रंगपुर से क्या मिलता है? धान की भूसी मिलती है, और लोथल से चावल के साँचे मिलते हैं। लोथल जो कि गुजरात में, लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं। सूती वस्त्रों के अवशेषों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। मतलब लोथल में कपास उगाया जाता था, और हड़प्पा सभ्यता में भी कपास उगाया जाता है, ये जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ठीक, सबसे पहले कपास की खेती प्रारंभ की। भारत से कपास यूनान गई, यूनान, और जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते हैं। और भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व लगभग शुरू की गई। मतलब जब भारत में शुरू गई उसके 500 साल बाद जो है मिस्र में भी इसकी खेती शुरू की गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार जो ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मणमूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंध सभ्यता का प्रमुख उद्योग क्या था?
वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा तथा कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चन्होदड़ो में मनके बनाने का कार्य होता है। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। लोथल में भी सीप उद्योग था और बालाकोट जो कि आपका बलूचिस्तान वाला बंदरगाह है, वहाँ भी सीप उद्योग था। बस इतनी सारी बातें, बस लगातार रिवीजन करेंगे ना, सब चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी एकदम, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्वेश्चन आंसर करेंगे सब। देखिए ये आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक, एंशिएंट और मॉडर्न। उसके बाद ये मान के चलिए कि जनवरी में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट करवा देंगे, उसमें सिर्फ घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर होंगे बस। देखिए प्रमुख धातु और प्राप्ति स्थल, तांबा कहाँ से मिला है? खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मिला है। लाजवर्थ बस्तखसा अफगानिस्तान से मिला है। फिरोजा और टीन जो है वो ईरान से मिला है। चांदी के साथ राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से भी मिले हैं। सीसा के साथ अफगानिस्तान अजमेर से मिले हैं। शिलाजीत का जो प्रमाण मिला है वो आपका हिमालय से, गोमेद गुजरात से। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेंधो निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था, ठीक, आंतरिक भी और बाह्य व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था, ठीक, जो क्रय विक्रय था वस्तु विनिमय, मतलब ये चीज़ हमारे पास है ये तुम ले लो, वो चीज़ तुम्हारे पास है ये हमें दे दो। मतलब हमारे पास गेहूँ है, तुम्हारे पास चना है, हमें जो है चना की रोटी खानी है, तुम्हें गेहूँ की रोटी खानी है तो लो गेहूँ दो चना, बस यही सब था, वस्तु विनिमय वाला काम चलता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं, ठीक, लोथल और मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे, घनाकार इस तरीके से घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार भी होते थे, बेलनाकार समझते हैं इस तरीके से। ढोलाकार वर्तुलाकार प्रकार के भी मिलते हैं। सारगोन युगिन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध किससे थे? मेलुहा से, दिलमुन से और मगन से। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है, सिंध क्षेत्र को ही मेलुहा कहा जाता था, ये कह सकते हैं। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। दिलमुन कौन सी जगह है? फारस की खाड़ी बहरीन से। कहने का मतलब जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसका जो संबंध था, व्यापार होता था, मेलुहा, दिलमुन और मगन से होता था। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से की जाती है कि सिंध क्षेत्र में किसी जगह का नाम मेलुहा है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। और सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरा नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश कहा गया है। तो सुमेरी मान लीजिए, सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को जो हाथियों का देश मान लो, थाईलैंड वाली जगह, ये सब चीज़ें हैं। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। लोथल से एक मम्मी की आकृति प्राप्त होती है, तो इससे पता चलता है कि मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध थे आपके हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता से मूर्ति कला, सिंधु सभ्यता से क्या है? मूर्ति कला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि के उन्नत होने के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक सूढ़दार हाथी का है, ठीक। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। जो हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिट विधि से बनाई जाती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। जो आप नटराज मूर्ति देखते हैं ना, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। लोथल से क्या? कुत्ते की मूर्ति मिली है और कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चन्होदड़ों से प्राप्त इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं, ठीक। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। जो मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। जो मानव मूर्तियों में सर्वाधिक प्राप्त हुआ वो स्त्रियों की जो है मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन सर्वाधिक मृण मूर्तियों की बात करें तो पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सिंधु काल में सर्वाधिक मोहरें जो हैं सेलखड़ी की बनी हैं। जो सिंधु सभ्यता है उसमें सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त काचली मिट्टी, चर्ट, गोमेद मिट्टी की बनी मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर होती थी, जो होती थी ज़्यादातर वर्गाकार होती थी या चौकोर होती थी, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार और बेलनाकार भी हैं। मतलब सब तरह की मोहरें थी लगभग, लेकिन अधिकांश वर्गाकार चौकोर थी।
सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक जो अंकन मिलता है वो श्रृंगी बैलों का मिलता है। ठीक, सींग सहित जो बैल होते हैं उनका जो है अंकन मिलता है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का भी अंकन मिलता है, जो मोहर हैं सिंधु सभ्यता की। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, उस पर पशुपति शिव का अंकन मिलता है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक, जो अंकन मिला है उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा तथा भैंसा चित्रित है। 2 हिरन भी बने हैं, तो हाथी, बाघ, ठीक, हिरन, गेंडा ये सब हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया, जो मार्शल महोदय ने रुद्र शिव बताया है। सेंधव मृदभांड जो मिले मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। जो सेंधव में मृदभांड मिले ना, वो आपके क्या थे, लाल या गुलाबी रंग के। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। ठीक, उस पर लाल रंग रंगे गए, उस पर काली रेखाओं से चित्र बना दिया गया। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सेंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ तथा थालियाँ प्रमुख हैं। ठीक, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। स्त्री पुरुष क्या थे, दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त, मतलब सोने चांदी के नहीं होते थे, हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी, मतलब मातृ देवी की पूजा प्रमुख होती थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी, जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे और तथा इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस हैं, नील नदी की देवी जो है आइसिस है, उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह से उनकी पूजा की जाती थी। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सेंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना भी करते थे। लोथल, कालीबंगा तथा बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ की वेदियों के साक्ष्य भी मिलते, मतलब यज्ञ वगैरह भी होता था लोथल, कालीबंगा, बनावली से। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। ठीक, कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर में है, रोपड़ में पश्चिम पूर्व में है, लोथर में पूर्व पश्चिम में है, प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो इसके अपवाद भी मिलते हैं। और आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिलते हैं, आंशिक समाधिकरण के। ठीक, सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत अलग अलग है। तो मार्शल, मेके और एस आर राव ने कहा कि बाढ़ आई और सिंधु सभ्यता खत्म। और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमल व्हीलर और स्टुअर्ट पिकट ने कहा आर्यों ने आक्रमण किया और जो है खत्म। आर एल स्टिन और अमलानंद घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन था। और एम आर साहनी, एस टी लेमब्रिक, जियाफ टेल्स भूतात्विक परिवर्तन था, इसके लिए खत्म हो गई। के यू आर कनेडी ने कहा महामारी यही खत्म हो गया। एम दिमित्रियू ने कहा अदृश्य गाज था, अदृश्य गाज गिरा, बस खत्म। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। सिंधु सभ्यता आपका खत्म हो जाएगा। सिंधु सभ्यता क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आएंगे आपके आर ओ में, यूपी PCS में भी आएंगे। तो हर जगह क्वेश्चन आते हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। और ये डीपली जब चीज़ें पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे PCS हो, IAS तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। जब क्वेश्चन आंसर आप करेंगे ना तब आपको पता चलेगा तो कितना इंपॉर्टेंट है घटना चक्र। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लेलिस्ट में जा करके मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री क्लास लीजिए, जियोग्राफी लीजिए। घटना चक्र की सारी क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद में APS के लिए शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। टेस्ट सीरीज RO के लिए चल रही है और सारी चीज़ें हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।